शुरू करने जा रहे हैं। जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है जस्ट उसके आगे हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि लेक्चर 4 में हम यहाँ पे देखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड में और कितना होता है, इस बात को हमें समझना है। सबसे पहले क्या कंडीशन है इसको जानते हैं और उसके बाद इसके रूल को हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे फोर्स को डिफाइन किया जाता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे इफ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q, इफ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q ठीक है, ये चार्ज q ले लिया, इज मूविंग विद velocity v in a region of uniform magnetic field B, in a region uniform magnetic field B, then force on the charge particle is given by, आपको समझना है कि यहाँ पे फोर्स का क्या रूल है, ये हमें आपको समझाना है। देखिए, अगर कहें यहाँ पे 3 रूल्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, तो पहला यहाँ पे बताया गया है कि जो फर्स्ट में जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा। दूसरा जो है फोर्स जो होता है दूसरे में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। और जो थर्ड पॉइंट है वो है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी फोर्स जो है यहाँ लिख देते हैं, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v के, यानी कि वेलोसिटी के। और चौथे में जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ जाएगा। जितना शॉर्ट में हो सकता है हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में हम क्या करेंगे, यहां से इन चारों को कंबाइंड करेंगे। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे कंबाइंड, तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अगर इन चारों इक्वेशन को कंबाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है, यहाँ पे देखिए जो फोर्स है, यहाँ फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वी बी, ठीक है, साथ में क्यू बी है और साइन थीटा। हम कह रहे हैं डायरेक्टली का साइन हटा दें हम, तो एक कांस्टेंट के लेकर आ जाए और साथ में रखें क्यू वी बी साइन थीटा। इस तरीके से यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला मिल गया। अब रह गया के क्या है, तो इस बात को हमें समझना है। यहाँ पे के का जो वैल्यू होता है, ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो डिफाइंड। यहां अगर इनसे देखा जाए तो यहां पे क्या होता है, द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के कांस्टेंट के का जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास यहाँ जो फोर्स जो निकल के आया वो आ गया क्यू वी बी साइन थीटा। तो इस तरीके से ये फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखाई
दे रहा है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और इस पे बात करें तो क्या हम बता सकते हैं आपको, तो देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं यहाँ पे कि ये क्यूबी विद साइन थीटा है। यहाँ से हम डायरेक्शन भी देख सकते हैं। कैसे? तो अगर हम चार्ज इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्यू को बाहर रखें, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा v क्रॉस b। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि फोर्स का डायरेक्शन भी किधर होता है। ये बहुत मुश्किल नहीं है यहाँ पे। अब फोर्स का डायरेक्शन किससे डिसाइड होगा? तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग v क्रॉस b। अब ये v क्रॉस b के अलोंग फोर्स का डायरेक्शन आपका होगा। अब ये आप जानते हैं कि आप जैसे भी निकाल लें, हमने स्क्रू रूल आपको बताया है। स्क्रू रूल में क्या बताया है कि अगर v को b के तरफ अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो आपका फोर्स का डायरेक्शन along outward डायरेक्शन। और अगर आपने v को फोर्स अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन कब? जब v क्रॉस b आप यहाँ पे दिखा रहे हैं। उसी तरीके से अगर b क्रॉस v आपने दिखा दिया यानी उल्टा, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो फोर्स होगा इनवर्ड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप स्क्रू रूल ज्यादा अच्छे से समझते हैं और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो अब ये रहा हमारा फोर्स। अब हम इसमें डायरेक्शन के लिए जो भी आपको कंडीशन बताए आपको ध्यान रखना है और इसको अब जस्ट आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कहें कि मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे क्या होता है SI यूनिट, तो टेस्ला होता है, आप पहले से ही जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। लॉरेंज फोर्स क्या होता है और इसके बारे में हम आपको समझाना चाहते हैं। तो हेडिंग अप कीजिए, लॉरेंज फोर्स। ठीक है। अगर मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया, ऐसे जगह प्रोजेक्ट किया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे है। तो हमने अब पढ़ा है कि चार्ज की वजह से फोर्स जनरेट होता है और वो कितना इक्वल होता है, तो क्यू v क्रॉस b के इक्वल होता है, हमने आपको बताया है। और एक चीज और आपको बताया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या करते हैं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो वहां पर भी फोर्स लगता है और वो क्यू ई के इक्वल होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग और नेगेटिव चार्ज हुआ तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगता है। तो आइए हम इस बात को यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। लिखते जाइए, इफ ए चार्ज पार्टिकल is moving through a region of uniform electric field, uniform electric field and magnetic field, magnetic field, the net force on the charge particle is the vector sum of
द फोर्स ड्यू टू टू फील्ड, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे सीधा बोला गया है कि जो नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा। तो हम बता दें नेट फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फोर्स भी आपने पढ़ा है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी पढ़ा है, तो फोर्स जो नेट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। अब समझते हैं दोनों का वैल्यू हम आसानी से यहाँ पे रख सकते हैं। तो फोर्स नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्यू ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्यू और वी क्रॉस वी के इक्वल आपको। तो इस तरीके से लॉरेंज ने यही फोर्स का फॉर्मूला बताया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं अपोजिट हो जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए या मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए, तो इस केस में हम कैसे जवाब देते हैं। तो ये तो बात की बात है, आप इस चीज को समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम आपको समझाते गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों साथ आता है तो इस तरीके से हम लोग इसको हैंडल करेंगे। अब हमें सोचना है कि इसको अगर अब वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल जीरो कैसे होता है, इस बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है ना, कि वर्क डन किस तरीके से जीरो होगा इस बात को भी हम प्रूव कर रहे हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, तो आइए देखते हैं। हेडिंग यहाँ पे डालिएगा वर्क डन बाय ए मैग्नेटिक फोर्स on a charged particle is zero। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कैसे जीरो होता है, इस बारे में हम समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू वी क्रॉस वी होता है। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं एफ डॉट वी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी डॉट वी, ऐसा लिख सकते हैं। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स क्या लिख सकते हैं, क्या होगा ये, यहाँ पे अगर दोनों ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, देखिए v क्रॉस b और b के साथ डॉट, इसका मतलब ये फाइनली यहाँ जीरो हो गया। ये तो आसान है कहना, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आप ये समझ रहे हैं। अगर हम मास को बाहर ले लेंगे तो वेलोसिटी dv अपॉन dt, ये भी आप समझ रहे हैं कितना होगा। और अगर मान लीजिए फोर्स ही जीरो हो गया, यहाँ पे ये सारा कंडीशन जीरो हो जाएगा और इसके साथ अगर डॉट जीरो हो गया, यानी समझिए क्या हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे इसके साथ हमने वेलोसिटी का डॉट कर दिया, यानी कि m dv अपॉन dt डॉट v, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब कहने का क्या मीनिंग है, यहाँ पे दोनों तरीके से, दो तरीकों से हम बात कर सकते हैं। एक तो मास हमें जो मिला यहाँ से, ये भी देखिए यहाँ पे फाइनली ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट या दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। वेलोसिटी आपका क्या है, यहाँ देखिए हमने जो लिखा है वैल्यू m dv अपॉन dt डॉट v इक्वल टू जीरो। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको दाएं बाएं भी हम लिख सकते हैं अगर चाहें तो dv अपॉन dt डॉट v और प्लस v डॉट dv अपॉन dt, ऐसा कर सकते हैं। साथ में आप चाहे तो मास भी इसमें प्रोडक्ट कर सकते हैं m/2, उधर तो जीरो के इक्वल कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाए, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फॉर्मूला है किसका, तो m/2 है ही और साथ में डिफरेंशिएट किया गया है v डॉट
v को, तो इस तरीके से यह भी 0। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ v का स्क्वायर है, ये समझिए कि डॉट में क्या होता है v का स्क्वायर, तो अंदर भेजिए, तो d अपॉन डी टी, मेनली हम चाहते हैं आप mv स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे, और ये 0, यानी कि d k अपॉन डी टी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0, यानी k क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। इस पूरे मिला जुलाकर हमें क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का मीनिंग क्या है कि अगर पार्टिकल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज दिया किसी भी वजह से, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा, इसमें कोई शक नहीं होगा। ये समझिए कि अगर आपने उसको प्रोजेक्ट कर दिया तो आप बेफिक्र रहिए, वो पार्टिकल कैसे मूव करेगा, तो वो मूव करेगा बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से, जिसका काइनेटिक एनर्जी हर जगह इक्वल होगा। अब हमें पार्टिकल को प्रोजेक्शन करना है, प्रोजेक्ट करके देखना है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए, केस 1, हेडिंग डालिए पहले, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल in uniform magnetic field, in uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कहें केस 1 में, केस 1 में चार्ज पार्टिकल मूविंग along magnetic field, ठीक है, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ये समझते होंगे इस केस में कैसा पाथ होगा पार्टिकल का, इसी को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम कहें कि फोर्स इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा है क्या, तो क्यू वी क्रॉस बी, और आप बताइए वी और बी में अगर सेम चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर सेम जिधर वेलोसिटी है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तो एंगल तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 0। फोर्स 0 होने का क्या मीनिंग है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी कि dv अपॉन dt भी 0 हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी को कांस्टेंट होना पड़ेगा। अब वेलोसिटी कांस्टेंट कब होता है, जब पार्टिकल मूव करता है ऑन द स्ट्रेट लाइन में। If velocity constant path of charge particle straight line, स्ट्रेट लाइन, आप इसे समझ गए होंगे कि इस केस में जो पाथ होगा हमारे चार्ज पार्टिकल का वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब दूसरे केस में कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आप लिखिए, when the initial velocity when the velocity perpendicular to magnetic field, when the velocity perpendicular to the magnetic field, अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे
तो इस केस में क्या होगा, इसे हमें समझना है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का रीजन इंटरनली यानी कि अंदर हमने इस तरीके से कर दिया। इसका मतलब इंटरनली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो कैसा बिहेवियर करेगा ये, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के यानी कि F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री और इस तरीके से हो जाएगा क्यू वी बी, ये हो गया आपका फोर्स। अब देखिए ये फोर्स तो पॉजिटिव है, यानी कि अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर करेगा, सोचिए अगर यहाँ से एंटर किया, यही से मान लेते हैं इस तरीके से एंटर किया, तो क्या होगा, हमारे पास चार्ज पार्टिकल का ये है चार्ज Q और V क्रॉस B को आप मूव कराइए V क्रॉस B को, तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो हम बता दें V को B की तरफ मूव कराने से इसका डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरीके से पार्टिकल किधर भी जाए इस तरीके से आएगा और मूव करते चला जाएगा और एक सर्कुलर पाथ को फॉर्म कर जाएगा, हर जगह फोर्स का डायरेक्शन सेंटर के अलोंग। तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि पार्टिकल किस तरीके से मूव करेगा। अगर इसका एक क्लियर डायग्राम बना है तो ये कह सकते हैं ये सर्कल में जब मूव करेगा तो सर्कल में मूव करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, सॉरी, और वेलोसिटी ऐसे इस तरीके से दिखाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए इसको। अब रही बात इसका रेडियस, अगर हम r मान लें तो हमें इस r को निकालना होगा यहाँ पे, तो वो r कैसे निकलेगा इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। देखिए कैसे, अगर पार्टिकल v वेलोसिटी से और मास m है इसका मूव कर रहा है तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू आपको पता ही होगा mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होता है, पहला इक्वेशन। और हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा है QVB। अब इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे और इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू QVB। इसका मतलब है कि वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कट गया और यहाँ पे हमें r निकालना है, तो r इक्वल टू क्या हो गया, mv अपॉन QV। तो इस तरीके से ये रेडियस यहाँ पे निकलते हुए हमें दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे कि रेडियस इस तरीके से निकल जाता है। अब ये रेडियस निकल गया, अब हम चाहे तो यहाँ से बहुत कुछ निकाल सकते हैं और अभी निकालेंगे भी। अब एक बात और, अगर ये रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हम चाहे तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम उसको बताते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। यहाँ हेडिंग डाल दीजिए पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड लेना पड़ेगा इसीलिए हम टाइम निकालने जा रहे हैं। अब देखिए डिस्टेंस तो 2 पाई r के इक्वल होता है और स्पीड तो v है हमारा। अब यहाँ देखिए 2 पाई r के 2 पाई रहेगा, r के जगह पे mv अपॉन qv हम यहाँ रख देंगे और यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी से वेलोसिटी कट जाएगा तो हमारा जो रिवॉल्यूशन आएगा 2 पाई m अपॉन qv। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि आप इसको फ्रीक्वेंसी यहां से निकाल सकते हैं कि इसका 1 सेकेंड में कितना राउंड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 अपॉन टी के इक्वल होता है। अब 1 अपॉन टी इसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, QV अपॉन 2 पाई m। तो आप समझ सकते हैं ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम इतने बातों पे ध्यान दिए कि आपको रेडियस निकाल दिया हमने और रेडियस के बाद हमने टाइम निकाल दिया जितना में रिवॉल्व करेगा और तीसरा है जो हमने इसका फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। तो अब हम अगले केस की तरफ बढ़ रहे हैं, तीसरा और लास्ट केस इस टॉपिक पे। तो वो है अगर मान लीजिए कि अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए तो क्या होता है। तो देखोगे ऐसा करने से क्या होता है, पाथ जो है वो हेलिकॉप्टर बनता है। मैं इस चीज को समझाता हूं, पहले केस 3 तो नोट कीजिए इस तरीके से।
when the velocity of charge particle theta angle with the magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड से हमको डायरेक्शन चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्शन भी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखिए हमने क्या किया कि हमारा ये रहा एक एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस जिधर हमने मैग्नेटिक फील्ड बना लिया है, और हम दूसरे डायरेक्शन में मान ले रहे हैं वाई एक्सिस, इधर हमने परपेंडिकुलर वेलोसिटी दे दिया। ठीक है, ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड की केवल बात कर रहे हैं। यहां से थीटा एंगल पे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। पार्टिकल कैसे बिहेव करेगा, कैसा पाथ बनेगा, तो पाथ कुछ इस तरीके से हो जाता है इसका, इस तरीके से मूव करने लगता है ये और आगे बढ़ने लगता है। अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये इसको पिच भी यहाँ बोला जाता है। ये दो के गैप का जो डिस्टेंस है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का टोटल पिच नहीं, हम एक दो के बारे में बात कर रहे हैं। इतना जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पिच। उम्मीद करते हैं आप ये समझेंगे। एक इसका एक डायरेक्शन इधर होगा v cos थीटा और दूसरा होगा v sin थीटा। अगर हम यहाँ से पिच निकाल रहे हैं तो यहाँ पे पाथ हमें अगर कोई समझाए तो पाथ के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इसका पाथ यहाँ पे कैसा होगा, तो पाथ होगा हेलिकल पाथ होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि हेलिकल पाथ लिख दोगे। अब यहाँ पे पिच की बात करें तो बहुत आसान है, स्पीड इनटू टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, तो पिच हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें पता है कितना है, v cos थीटा, और टाइम अभी हमने निकाला था 2πm/qb। पाथ कैसा होगा, हमने पाथ आपको समझा दिया है कि पाथ यहाँ से हेलिकल पाथ यहाँ पे आपका बनेगा। पिछले केस में सर्कुलर पाथ बना था और यहाँ पे क्या बनेगा, हेलिकल पाथ बनेगा। उम्मीद करते हैं आप ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए।